नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जामशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स पेडागोजी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा मतलब एनसीएफ 2005 के टॉप 15 क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके आने वाले सीटेट के एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जानेंगे कुछ कंसेप्ट्स के बारे में, उसके बाद में क्वेश्चंस पर चलेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा एनसीएफ के बारे में जान लेते हैं। एनसीएफ जो पहला इसका वर्जन आया था वो 1975 में आया था, और जो इसका दूसरा वर्जन आया था वो आपका 1988 में आया था। इसका जो थर्ड वर्जन आया था वो आपका 2000 में आया था, और जो इसका वर्तमान है यह आपका 2005 में आया था। तो इसे याद रखिएगा, चौथे नंबर का आपका है 2005 वाला राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो वर्तमान में है वह आपकी 2005 की है और चौथे नंबर की है। इसे यशपाल शर्मा समिति द्वारा बनाया गया था। बढ़ते हैं पॉइंट्स की ओर। इसका जो पहला पॉइंट है पहले बच्चे को वास्तविक जीवन से, उसके बाद टीएलएम से, उसके बाद में सृजनात्मकता से जोड़ेंगे। बच्चे को पहले उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन चीज़ों को बच्चे ने देखा हो, जानता हो, उसे बताना न पड़े या वस्तुएं कौन सी हैं। उसके बाद में उसे टीएलएम के माध्यम से कुछ चीज़ समझा सकते हैं, और उसके बाद में उसे अपनी क्रिएटिविटी में ले जाएंगे। उसके बाद उसे कल्पना में ले जाएंगे। सबसे पहले मुझे हम लोगों को ये करना है, और इसमें जो फार्मूला का प्रयोग करते हैं वो हम मूर्त से अमूर्त की ओर प्रमुख रूप से एनसीएफ ने बताया है कि इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त और अमूर्त क्या होता है? मूर्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनके बारे में बच्चा जानता है, जिनको पहले से देखा हुआ है, उसने स्पर्श किया है। इस प्रकार की वस्तुएं जो बच्चे के वातावरण में रहती हैं और वह उनको भली भांति जानता है। अमूर्त वस्तुएं वह होती हैं जिन चीजों को बच्चा नहीं देखा है, जिन चीजों के बारे में सिर्फ कल्पना की जा सकती है या बच्चे ने सोचा जा सकता है, बच्चे को बताया जा सकता है, वो होती अमूर्त वस्तुएं। तो हम बच्चे को उसके वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए उसको कल्पना की दुनिया में ले जाएंगे। यही होता है मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला पॉइंट है, हमें किसी भी बच्चे को नेगेटिव नहीं दिखाना है। हर एक बच्चे में क्षमता होती है। एनसीएफ का कहना है कि हर एक बच्चे में सब कुछ करने की क्षमता होती है, बस उसे अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वह सब कुछ कर सकता है। उसमें कोई भी ऐसा क्षमता नहीं होती वह ना कर पाए। तो अगर कहीं पर भी आपको ऑप्शन में नहीं दिखता है तो आपको वो काट देना है। हर एक बच्चा सब कुछ कर सकता है। अगला पॉइंट है, कहीं पर बच्चे को रटाएंगे नहीं, उसे किसी भी चीज को कंठस्थ नहीं कराएंगे, लर्न नहीं कराएंगे, और उसे मेहनत कराने पर हम ज्यादा जोर नहीं देंगे कि बहुत ज्यादा मेहनत कराएं। एक ही काम को उसे 10 बार कराएं, 15 बार कराएं, मतलब ये नहीं कराना है। और अधिक मेहनत करनी है शिक्षक को अपने शिक्षण सूत्रों के माध्यम से, जिससे बच्चे को कम समय में अच्छे से समझ में आ जाए। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 की टैगलाइन क्या है, मतलब सूत्र क्या है। तो एनसीएफ को टैगलाइन जानने से पहले एक चीज और जान लेते हैं। जो एनसीएफ है आपका, एनसीएफ का जो आपका फुल फॉर्म है ये होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। इसका मतलब होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है। तो जानेंगे इसकी टैगलाइन के बारे में, इसके सूत्र के बारे में। तो इसके जो वर्तमान में एनसीएफ 2005 है उसकी जो टैगलाइन रखी गई थी वो रखी गई थी, बिना बोझ के सीखना, मतलब लर्न विदाउट बर्डन। बच्चे को बस्ते में बहुत ही ज्यादा किताबें नहीं ले जानी है, उसे कम किताबों में अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है अपने शिक्षक के द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका 4 सही होगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना, और यदि आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संरचना मानी जाती है। ऑप्शन आपके हैं व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक, मानवतावाद। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा आपकी 2005 की है उसे रचनावाद माना गया है। इसमें यह माना गया है कि बच्चे में जो क्षमता होती है वह क्रिएटिविटी के द्वारा होती है, उसे वास्तविक जीवन से जोड़कर हमें उच्च लक्ष्य तक ले जाना है, और उच्च लक्ष्य में वह तब पहुंचता है जब वह अपनी क्रिएटिविटी की चरम सीमा पर होता है। तो एनसीएफ 2005 की जो संरचना है वह रचनावाद मानी गई है। एक बात और याद रखिएगा कि इसमें जो ऊपर के इससे पहले वाले एनसीएफ थे, मतलब कि 1975, 1988 और 2000, उनकी जो संरचना थी वह व्यवहारवाद पर थी, और जो 2005 है यह रचनावाद पर है। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 का भाषाई फार्मूला क्या है। इसका मतलब यह है कि एनसीएफ ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है। तो एनसीएफ ने 3 भाषाओं को मान्यता दी है। तो अब 3 भाषाएं कौन कौन सी होंगी? तो देखिए, इसमें आपकी हिंदी भाषा को मान्यता दी है एनसीएफ ने। हिंदी को किस भाषा पे महत्व दिया है? हिंदी को दिया है राजभाषा के महत्व पर।
मतलब कि जो राजभाषा होगी वो आपकी हिंदी होगी और पहली भाषा यही होगी आपकी। और जो दूसरी भाषा होगी वो आपकी विदेशी भाषा होगी जिसे अंग्रेजी के रूप में माना गया है। और जो तीसरी भाषा होगी वह आपकी मातृभाषा होगी। मातृभाषा से मतलब ये है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं आपकी 22 भाषाएं बताई गई हैं, उन भाषाओं के आधार पर जो जहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होगी, मतलब कि जहाँ की मातृभाषा होगी, जैसे तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, हर राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं, तो उस प्रकार से जो तीसरी भाषा आपकी होगी मातृभाषा होगी, अर्थात जिस जगह की जो भाषा है। तो इस प्रकार से एनसीएफ 2005 ने त्रिभाषी फार्मूला अपनाया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि किसी भी बच्चे को हमें रटाने पर या कंठस्थ कराने पर जोर नहीं देना है। तो आपका जो इसका ऑप्शन होगा 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? एनसीएफ 2005 ने गणित का उद्देश्य क्या रखा है प्राथमिक स्तर पर? गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई तैयारी करना। देखो मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि बच्चे को निम्न से लेकर आपको उच्च तक ले जाना है और अमूर्त वस्तुओं तक ले जाना है। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना तो है, लेकिन जो प्राथमिक स्तर पर जो मुख्य उद्देश्य है वह बच्चों को बताया गया उच्चतर और अमूर्त शिक्षा की पढ़ाई कराना। अगला है, एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणितीय पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, मतलब किस प्रकार का होना चाहिए? तो ऑप्शन है आपके, कार्यविधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, या छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। देखिए इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैंने आपको अभी बताया था कि बच्चे को हम पहले वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे, उसके आसपास की जितनी वस्तुएं हैं उससे जोड़ेंगे, उसके बाद में टीएलएम से जाएंगे, उसके बाद में हम जाएंगे कल्पना की दुनिया में, मतलब संरचना की दुनिया में। तो उसका जो पाठ्यक्रम होगा तो उसकी वर्तमान स्थिति से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा और जल्दी बच्चा पकड़ेगा। तो जो प्रतिदिन के अनुभव के अनुसार अगर बच्चा सीखेगा ना तो बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कौशल गणित के प्रश्नों को हल करने का है? चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। देखिए यहाँ पर हम एलिमिनेशन से करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। देखिए रट लेना कह रहा है, रटने पर मैंने आपको बताया नहीं करना, ये आपका गलत हो जाएगा। विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप करना, ये हो सकता है क्योंकि इसमें रटने के बारे में नहीं बताया गया, किसी अन्य चीज के बारे में नहीं बताया गया है। कंठस्थ करना, देखिए यहाँ पर भी रटने के बारे में बताया गया है, ये भी आपका गलत हो गया। प्रयत्न, त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना, देखिए यहाँ पर कंठस्थ करना फिर से आ गया। तो देखिए यहाँ पर आपका जो 3 ऑप्शन है वो आपके गलत हो गए, तो आपका ऑप्शन जो हो गया वो आपका 2 सही होगा। तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन का आंसर हमें आता ही हो, कभी कभी हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर को अपने पा सकते हैं जो 100% सही होगा, जैसा कि इसमें किया गया। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है? इसमें ये बात याद रखिए कौन सा नहीं है प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का उद्देश्य। बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, ये होता है। बच्चे को गणित सिखानी तो भाई पड़ेगी ही, तभी तो बच्चा सीखेगा। समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, धीरे धीरे बच्चा जब 2+2 जोड़ना सीख जाएगा तो उसे 2-2 करना सिखाएंगे, उसके बाद में 2 × 2 करना भी सिखाएंगे। तो आपका ये भी ऑप्शन होता है। अगला है, गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। देखिए जो आपका प्रारंभ होता है गणित का वो आपका निम्न से ही प्रारंभ होता है, मतलब कि अगर बात करें 2+2 जोड़कर ही बताएंगे बच्चे को, उसके बाद में ही हम उसको जोड़ के उच्चतर स्तर तक जाएंगे या किसी भी अन्य प्रकार के मतलब गणित के कौशल के उच्चतर पढ़ाई तक जाएंगे। तो आपका ये ऑप्शन भी सही होगा। बच्चे की सोच प्रक्रिया को गणितीय रूप देना है, आपको इसमें ये नहीं करना है। देखिए 3 एलिमिनेशन से देखें तो आपके ये 3 ऑप्शन सही हो गए, तो आपका चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार भी देख सकते हैं। या फिर देखते हैं, बच्चे को सोच विचार प्रक्रिया जो उसे गणितीय स्वरूप देना। बच्चा जो सोचता है उसे जरूरी नहीं हम कि गणितीय रूप दे ही पाए, हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हों जिन्हें हम गणितीय रूप न दे पाए, तो बच्चे को भाई कल्पना में भी तो ले जाना पड़ेगा। जो चीजें अमूर्त होंगी उन चीजों को गणितीय रूप नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी वह चीजें होती हैं। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे का फेल होना उसकी नहीं बल्कि शिक्षक की विफलता का संकेत होता है। मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि अगर कोई बच्चा फेल होता है तो वह बच्चे का फेल होना नहीं माना जाता है बल्कि शिक्षक का फेल होना माना जाता है।
तो ऑप्शन आपके हैं सहमत हैं आप, असहमत हैं आप, एनसीएफ ऐसा कहता ही नहीं है, दृढ़ता से सहमत हैं। तो देखिए आपको दृढ़ता से सहमत होना पड़ेगा, क्योंकि एनसीएफ ऐसा ही कहता है कि अगर बच्चा फेल होता है तो उसमें शिक्षक का फेल होना माना जाएगा, ना कि बच्चे का। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में कौन सी है? इसमें गणित की पाठ्य पुस्तकों की विशेषता पूछिए प्राथमिक स्तर पर। संकल्पना को जटिल से सरल के रूप में प्रस्तुत किया जाना, देखिए ये गलत हो जाएगा। बच्चे को सरल से कठिन की ओर बताना चाहिए, ना कि जटिल से सरल की ओर। तो आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, संकल्पना पूर्णतया श्रेणी बताने में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो देखिए संकल्पना को पूर्णतः श्रेणी के बताने के रूप में नहीं किया जा सकता है, बच्चे को मूर्त से अमूर्त के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एनसीएफ तो फार्मूला ही यही देता है कि बच्चे को मूर्त से अमूर्त के रूप में बताना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए, ये कहता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना है। देखिए प्राथमिक में बच्चा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे थोड़ी ना पहुंच जाएगा, उसे पहले 2+2 सिखाया जाए, उसके बाद में ही तो वो सीखेगा। उसके बाद जब उच्च कक्षाओं में जाएगा, उच्च के बाद उच्चतर पे जाएगा, उसके बाद में कहीं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जाएगा। तो प्राथमिक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय लेवल की भाई शिक्षा थोड़ी ना दी जा सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। उच्चतर गणित के लिए तैयार करना, हाँ ये हो सकता है, उच्चतर गणित के लिए तैयार करना हो सकता है। गणित के अमूर्त विचार जानना, देखिए गणित के अमूर्त विचार जानना तो ठीक है, लेकिन सीधी सी बात है, एनसीएफ कहता है कि पहले बच्चे को मूर्त विचार तो जानिए। मूर्त विचार जो बच्चे को ज्ञान है उसे जानिए, उसके बाद में उसे अमूर्त तक ले जाइए। तो आपका ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ने में सहायता करना। देखिए यहाँ पर आपका सबसे बढ़िया पॉइंट आपका ये मिल रहा है। हालांकि आपका दूसरा पॉइंट गलत नहीं है, लेकिन सबसे बढ़िया पॉइंट अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 आपको मिल रहा है। एनसीएफ कहता है कि बच्चे को हम जो पढ़ाएंगे वह बच्चे के वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ होगा, तो वह बच्चा जल्दी सीखेगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है वो आपका सही हो जाएगा। उसके दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाएंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा और अच्छे से सीखेगा। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रिया मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या है? गणित शिक्षा संकीर्ण उद्देश्यों को पूर्ण करता है, निम्न से चलकर उच्च उद्देश्यों को पूर्ण करता है, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूर्ण करता है, महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। देखिए जो प्राथमिक स्तर पर संख्याएं और उन पर संक्रियाओं की मात्रा जो होती है, मतलब कि जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे गिनती सीखते हैं और उसको जोड़ना सीखते हैं, घटाना सीखते हैं, इस प्रकार की जितनी संक्रियाएं होती हैं वह किस पर डिपेंड करती हैं। मतलब ये पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये क्या कि जो बच्चा होता है गणित में संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है, मतलब कि छोटे से छोटा स्तर यह होता है प्राथमिक लेवल पर कि बच्चा छोटे से छोटी चीज सीखता है जिसके द्वारा वह बड़े से बड़ी चीजों का निर्माण कर सकता है। तो सबसे छोटे जो उद्देश्य हैं आपके, वो आपके ऑप्शन नंबर 1 में बताया कि संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2 है, निम्न में चलकर उच्च उद्देश्य को पूर्ण करता है। देखिए प्राथमिक स्तर पर ही बच्चा उच्च उद्देश्यों को नहीं पूरा कर पाता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण को उद्देश्य को पूरा करता है, चिंतन प्रक्रिया बच्चे में स्टार्ट हो जाती है लेकिन पूर्ण नहीं होती है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है, ये भी आपका गलत हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है, इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? इसका कहने का मतलब है कि जो गणित में बच्चा होता है वह सोचना और तर्क करना स्टार्ट कर देता है। यह दृष्टिकोण किसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि बच्चे में यह चीज विकसित हो चुकी है? तो ऑप्शन है आपका, खोजबीन उपागम का प्रयोग करके, शास्त्र चालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करना, गणित के सभी पाठ्य पुस्तकों को पुनः लेखन करना, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक देना, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। तो देखिए इसे एलिमिनेशन से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विशेष कोचिंग देना, एनसीएफ इसकी घोर निंदा करता है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक देना मतलब बहुत सारा वर्क देना, बच्चों को वर्कशीट्स बहुत देना, बहुत काम कराना, तो ये अभी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था ये चीज़ नहीं करानी है।
गणित के सभी पाठ्य पुस्तकों को पुनः लेखन कराना, मतलब ये पाठ्य पुस्तकों में जो लेखन कराए वो आपको रिपीट कराना लगातार 10 बार 15 बार, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन से एलिमिनेशन से देखें तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 1 समझ लेते हैं क्या कहता है। जब बच्चे में खोजबीन करने की क्षमता हो जाती, जब बच्चे के अंदर जिज्ञासा जागृत हो जाती कि यह चीज कैसे है और वह इसके लिए कार्य करना लगता है, तो वह जो सोचता है उसको सिद्ध करने के लिए, उसे जानने के लिए कार्य करने लगता है। तो इस प्रकार की जब क्रियाएं होती हैं तब बच्चे में हम ये जान सकते हैं कि उसमें चिंतन और तर्कना की शक्ति का विकास हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी को किस रूप में देखा जाना चाहिए? पूरक, परिशिष्ट, वैकल्पिक। देखिए इसमें कहने का मतलब है शैक्षिक प्रौद्योगिकी मतलब जो वर्तमान में हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग यूट्यूब यूज कर रहे हैं, तो इसका कहने का मतलब ये है कि यह यूट्यूब पे हम जो लोग पढ़ रहे हैं यह किस प्रकार से होना चाहिए? पूरक होना चाहिए, परिशिष्ट होना चाहिए, वैकल्पिक होना चाहिए। ऑप्शन का मतलब समझ लें। पूरक का मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे पास है उसमें जो कमी पड़ रही है उसको यूट्यूब के माध्यम से हमें सीखना चाहिए, ठीक है। परिशिष्ट का मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे पास है वो चीज़ हमारे पास है, लेकिन हमें जिस चीज़ की कमी है या हम लोग कोई नई चीज़ हमारे दिमाग में आती है तो हमें उसे जानने के लिए क्या करना चाहिए, उसको जो पूरा करने के लिए जो माध्यम होगा वो आपका परिशिष्ट होता। मतलब एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं पूरक और परिशिष्ट एक ही जैसे होते हैं। वैकल्पिक, वैकल्पिक का मतलब ये होता है कि हम लोग जैसे किताबों से पढ़ते हैं और यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो मतलब हम लोगों को किताबों को किनारे रख देना चाहिए, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ना चाहिए। या फिर ये कह सकते हैं कि हम लोगों को यूट्यूब से बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किताबों से पढ़ना चाहिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी वर्तमान में चल रही है वह आपकी पूरक और परिशिष्ट है, मतलब कि पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपका सही होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, केवल केवल पहला गलत हो जाएगा, केवल दूसरा ये भी गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। पहला और दूसरा सही रहेगा इसमें। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, एनसीएफ 2005 कितने लघु उत्तरीय प्रश्न रखने की अनुशंसा करता है? मतलब कहने का यह कि एनसीएफ के द्वारा लघु उत्तरीय प्रश्न रखने की प्रतिशतता या संख्या कितनी बताई गई है? तो एनसीएफ कहता है कि जो लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए वह 25 से 40% होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने एनसीएफ को महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ लिया है। एक बात याद और रखिएगा कि जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताई है मैथ्स पेडागोजी के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी लगेंगे जो एनसीएफ से संबंधित होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।